तीसरी चीज़ इसमें यह है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये कोई और डिसऑर्डर की वजह से नहीं है। यानी बाज़ औक़ात इसको मिक्स भी किया जाता है स्पीच डिलेज़ के साथ या स्पीच डिसऑर्डर्स के साथ या फिर ऑटिज़म के साथ। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये वो कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। यानी बच्चे के पास स्पीच भी है, बच्चे के पास लैंग्वेज भी है, लेकिन उसके पास सोशल एंग्जाइटी है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा। यानी ऐसा नहीं है कि उसको बोलना नहीं आता। पेरेंट्स को नज़र आ रहा होता है कि बच्चा घर में तो बिल्कुल ठीक है, तो बाहर की चीज़ों अपनी बातें भी हमारे साथ करता है, अपनी चीज़ें भी मांगता है। अब बाहर जाके ये शाय फील करता है या मैं इसको फ़लाँ के घर लेके गई और इसने तो वहाँ बात ही नहीं की है। तो बाज़ वक़्त ये समझते हैं कि बच्चे जो है ना वो इसको जानबूझ के मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, पेरेंट्स मैंने बार बार जो 4-5 पॉइंट्स बताए इसीलिए बताया कि पेरेंट्स को ये देखना है कि क्या बच्चा उन तमाम सेटिंग्स में जो कि सोशल सेटिंग्स हैं वहाँ पे सिमिलर बिहेवियर कर रहा है। हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, रिहैब कंसल्टेंट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अफ़ाफ़ मंजूर साहिबा। वेलकम करते हैं, कैसी हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये अफ़ाफ़ साहब, अफ़ाफ़ बताइएगा कि ये सेलेक्टिव म्यूटिज़म क्या होता है और इसकी इलामात क्या होती हैं? क्या ये वही होता है कि जो बच्चे एक साइड पर लग के बैठे रहते हैं, बात नहीं करते, लेकिन कुछ मखसूस ऐसे लोग होते हैं जिनसे वो बहुत बातें करते हैं? जी, अच्छा, ऐसा है कि जो जैसे आपने कहा सेलेक्टिव म्यूटिज़म, ये एक नफ्सियाती बीमारी है या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो कि बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है, उनमें से एक डिसऑर्डर है। और अगर हम नॉर्मल साइकोलॉजी बच्चों की देखें तो उसमें आप जानते हैं कि बच्चे बिल्कुल, हमें लगता है कि दे आर मोर टॉकेटिव लाइक पैरट्स ऑल द टाइम, दे आर जंपिंग लाइक मंकीज ऑल द टाइम एंड दे आर एक्सप्लोरर्स लाइक चिपमंक्स। यानी वो हर वक्त कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो घर में हैं या बाहर हैं या किधर हैं। तो लाइक अर्ली एजेस में तमाम बच्चे जो नॉर्मल डेवलपमेंट के साथ होते हैं वो इसी तरह से कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसमें जैसे कि नाम से जाहिर है सेलेक्टिव म्यूटिज़म। म्यूटिज़म क्या है? खामोशी। और सेलेक्टिव क्या है कि चंद मखसूस जगहों पे वो खामोश रहना पसंद करता है। अच्छा, वो मखसूस जगह कौन सी हैं? वो मखसूस जगह वो हैं जो कि घर से बाहर हैं। यानी घर के माहौल में बच्चा बहुत कंफर्टेबल होता है, वहाँ वो बातचीत कर रहा होता है, लेकिन सोशल एंग्जाइटी उसको होती है। यानी जो सोशल सेटअप्स हैं, ख़ास तौर पे स्कूल हो गया, कहीं बाहर जाता है, कोई किसी अजनबी से मुलाकात करता है, रिश्तेदारों से मिलता है। वैसे तो तमाम बच्चे शाय फील करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी बहुत अंडरस्टैंड करना है इसमें कि वो शाय बच्चा तो नहीं है। शाय बच्चा होना और बच्चा होता है, लेकिन सेलेक्टिव म्यूटिज़म इज़ अ प्रॉपर इंट्रोवर्ट भी समथिंग एल्स, वो भी एक पर्सनालिटी ट्रेट है, लेकिन ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसको हम सेलेक्टिव म्यूटिज़म कहते हैं। इसमें ये डिस्टिंग्विश करना क्या बच्चा शाइनेस के साथ है या फिर उसके साथ कोई बिहेवियर डिसऑर्डर है, तो वो फिर आपके लिए कुछ खास सेटिंग्स हैं। DSM-5 एक मैनुअल है जो कि डायग्नोस्टिक मैनुअल है, उसके मुताबिक 5 पॉइंट क्राइटेरिया है। तो 5 चीज़ें बच्चों की नोटिस करनी है पेरेंट्स ने। सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये देखनी है कि बच्चा कॉन्स्टेंटली कुछ सोशल सिचुएशंस में बात नहीं करता। मैं दोबारा कह रही हूँ, सोशल सिचुएशंस का मतलब ये है कि बच्चा घर में तो बहुत अच्छा बात कर रहा है, गैदरिंग है कहीं, लेकिन कोई ऐसी गैदरिंग जो कि उसके लिए अजनबी है या नई जगह है, वहाँ वो बात नहीं करता। यानी जैसे मैंने पहले कहा, स्कूल है या प्लेग्राउंड में जाते हैं या किसी शादी पे या घर में कोई मेहमान आ गया या बच्चे के साथ वालिदैन कहीं किसी के घर में गए, तो वहाँ जाके बिल्कुल खामोश हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल खामोश होने में यानी म्यूटिज़म होने में और शाइनेस होने में ये भी फ़र्क है कि जब बच्चा शाय फील करता है तो बच्चा कुछ ना कुछ फिजिकल जेस्चर्स दे रहा होता है, यानी वो कोई क्यूज़ दे रहा होता है या फिर वो हेड नोडिंग कर रहा होता है या शर्मा रहा होता है, आपको नज़र आ रहा होता है। लेकिन जो म्यूटिज़म है उसमें बच्चा जो है वो बिल्कुल फिजिकल क्यूज़ भी नहीं देता। यानी उसकी हालत से नज़र आ रहा होता है कि बाज़ औक़ात उसको पसीने आ रहे होते हैं, वो शिवर कर रहा होता है, फियर महसूस कर रहा होता है, यानी बार बार कहने के बावजूद भी वो बात नहीं करता। तो ये एक बड़ी डिस्टिंग्विश या क्लियर सिचुएशन है कि जिसमें पेरेंट्स ने ख्याल रखना है। डॉक्टर साहब, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये कंडीशन बच्चे के अंदर 1 माह से ज़्यादा मुसलसल होनी चाहिए। यानी बाज़ औक़ात बच्चे कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चे बाज़ औक़ात खामोश हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम स्कूल की बात करते हैं तो अक्सर स्कूल इसको आइडेंटिफाई करता है ना। स्कूल में आपने ख्याल रखना है कि 1 महीना आपने बच्चे को देना है। सही। यानी नया स्कूल उसने शुरू किया या उसकी भी स्कूलिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि ये बच्चों में 4 से 5 साल की उम्र में आइडेंटिफाई होता है। ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि बच्चा भी स्कूल जाना शुरू हुआ है तो क्योंकि उसके लिए नई जगह थी, वो वहाँ पे अभी घुला मिला नहीं है, उसका कोई टीचर के साथ बाउंड नहीं बना, बाकी बच्चों के साथ नहीं बना, तो आप उसको फ़ौरन से लेबल कर देंगे स्कूल में बात नहीं करता, रिस्पॉन्स नहीं करता, बाकी बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं है, तो ये म्यूटिज़म का शिकार है। ठीक है, आपने 1 महीना उसको देना है। अच्छा, तीसरी चीज़ इसमें यह है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये कोई और डिसऑर्डर की वजह से नहीं है। यानी बाज़ औक़ात इसको मिक्स भी किया जाता है स्पीच डिलेज़ के साथ या स्पीच डिसऑर्डर्स के साथ या फिर ऑटिज़म के साथ।
तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये वो कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। यानी बच्चे के पास स्पीच भी है, बच्चे के पास लैंग्वेज भी है, लेकिन उसके पास सोशल एंग्जाइटी है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा। यानी ऐसा नहीं है कि उसको बोलना नहीं आता। सही। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें तो मेन हो गई जो आपने बिल्कुल उसको फिक्स करके ख्याल रखना है। इसके अलावा फिर चौथी चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि वो जो शाइनेस है या उसका जो बैरियर है वो किसी लैंग्वेज की वजह से नहीं है। ठीक है, आमतौर पे हमारे बच्चे जब स्कूल्स में जाते हैं तो घर में बाज़ औक़ात कोई और ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। स्कूल में अगर आप थोड़ा बेहतर स्कूल्स में जाएं तो आजकल इंग्लिश पे फोकस किया जाता है। तो अक्सर बच्चे इसमें भी शाय फील करते हैं कि वो लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हमारे तो कल्चरली एम्बेडेड स्कूल्स हैं, यानी उसी जगह पे। लेकिन डॉक्टर फाफ साहब अक्सर होता है, ये तो इवन एडल्ट्स के साथ हो जाता है, अगर वो किसी ऐसे सोशल नेटवर्क में हैं या किसी ऐसे गैदरिंग में चले गए जहाँ पर बातें कुछ और हो रही हैं जिसे आप रिलेट ना कर पाएँ, तो कई दफ़ा खामोश रह जाता है इंसान, नहीं बात आ रही होती। मैंने आपसे पूछना ये था जी कि ये जो डिसऑर्डर जिसकी आज हम सिलेक्टिव म्यूटिज्म की बात कर रहे हैं, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है या ये लेटर ऑन डेवलप हो जाता है बच्चे में, और क्या ये सिर्फ बच्चों में ही होता है या एडल्ट्स में भी होता है? अच्छा, आपने 3-4 सवाल कर दिए, हम बारी बारी इस पे बात करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और जिसमें जेनेटिकली पोटेंशियल होता है उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ट्रिगर करना बहुत आसान होता है, और वो इसके अंदर ज़्यादा जल्दी जो है ना बच्चे फॉल करते हैं। तो जेनेटिकली तो वन कंडीशन है ही है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा उसको एनवायरनमेंट का एक्सपोजर दे दिया जाए कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा फियर में आ जाए बच्चा, या खौफ के अंदर मुब्तला हो जाए, या कोई ऐसी सोशल सेटिंग वो देख ले कि जिसके बाद वो सोशली एंग्जाइटी फील करना शुरू करे, लोगों के साथ बातचीत करना पसंद ना करे, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या ये एडल्ट्स में भी हो सकता है? अगर इसको बचपन में डील ना किया जाए, यानी मैंने आपको बताया कि इसका ऑनसेट जो है यानी आगाज़ होता है 4 से 5 साल की उम्र में। अब जब आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये फिर ऑफ कोर्स एडल्टहुड तक आपके साथ जाता है, और इसकी वजह से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये क्रिएट होता है कि आपकी सोशल इंटरेक्शन मुतासिर होता है। जैसे आपने कहा बड़े भी जाते हैं, बाज़ औक़ात तो कोई ऐसी महफिल होती है आप बात नहीं कर पाते हैं। आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, यानी ज़ाहिर है जब बच्चा क्लासरूम पार्टिसिपेशन ही नहीं करेगा, टीचर को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, सबक नहीं सुनाएगा, रीडिंग नहीं करेगा, राइटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बच्चों के साथ घुले मिलेगा नहीं, तो वो कभी भी पढ़ाई में रेगुलर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, उसका सोशल इंटरेक्शन या सोशलाइजेशन उसकी डिस्टर्ब होती है, और लेटर ऑन फिर लाइफ के कई मामलात में वो प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है। इसका हल क्या है? थेरेपीज़ के लिए कोई ज़रूरी है? इसकी जो ज़्यादातर प्रिस्क्राइब की जाती है वो थेरेपीज़ ही होती हैं। थेरेपीज़ में बेसिकली कुछ CBT की टेक्निक्स होती हैं जो पेरेंट्स भी इवन घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ सम थेरेपिस्ट। ऑफ कोर्स जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर पेरेंट्स टू रीच आउट ऑन डेली बेसिस टू थेरेपिस्ट। तो जो अच्छे थेरेपिस्ट हैं वो आमतौर पे पेरेंट्स को गाइडलाइंस दे देते हैं, उन्हें बता देते हैं कि आपने इन गाइडलाइंस पे अमल करना है अंडर द सुपरविजन ऑफ थेरेपिस्ट। तो उसके मुताबिक वो घर में उनको कुछ एक्टिविटीज़ बताते हैं कि आपने इसको डिसेंसिटाइज कैसे करना है। देखिए, ये स्टार्ट होता है 4 से 5 साल, यानी जैसे ही बच्चा सोशलाइज करने की एज में आता है। सोशलाइज करने की एज क्या है? क्योंकि पहले तो वो घर में होता है। अच्छा, पेरेंट्स ज़्यादा वरीड इसलिए होते हैं कि बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, घर में वो बिल्कुल ठीक था, एकदम से बाहर निकला, क्या स्कूल में कोई मसला हो गया, क्या ये जो है किसी जैसे बच्चे मॉस्क में जाना शुरू करते हैं या प्ले एरिया में जाना शुरू करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अच्छा, फिर एक और नुकसान भी होता है इसका, क्योंकि पेरेंट्स को नज़र आ रहा होता है कि बच्चा घर में तो बिल्कुल ठीक है, तो बाहर की चीज़ों अपनी बातें भी हमारे साथ करता है, अपनी चीज़ें भी मांगता है। अब बाहर जाके ये शाय फील करता है, या मैं इसको फलां के घर लेके गई और इसने तो वहाँ बात ही नहीं की है, तो बाज़ वक़्त ये समझते हैं कि बच्चे जो है ना वो इसको जानबूझ के मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, पेरेंट्स, मैंने बार बार जो 4-5 पॉइंट्स बताए इसीलिए बताया कि पेरेंट्स को ये देखना है कि क्या बच्चा उन तमाम सेटिंग्स में जो कि सोशल सेटिंग्स हैं वहाँ पे सिमिलर बिहेवियर कर रहा है, और 1 माह तक मुसलसल उसका बिहेवियर आया है, तो फिर आपने उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करते हुए आप डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है जो घरों में अमूमन पाई जाती है, बताइएगा क्या ये प्रैक्टिस भी कंट्रीब्यूट करती है ऐसे किसी डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में? और वो ये कि जब हम बच्चों की या इवन बड़ों की भी बहुत ज़्यादा तस्हीह करना शुरू कर देते हैं कि ये आप क्या बोल रहे हैं, ये नहीं होता, सही लफ्ज़ ये होता है, या ये इस तरह नहीं करते, इस तरह करते हैं, तो वो फिर एक बहुत ज़्यादा टोकना। जी, बहुत ज़्यादा टोकना। और फिर जैसे आपने अभी पूछा था कि इसका हल क्या है, ठीक है। अच्छा, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है कि वैसे आप बच्चे को मतलब घर में समझाते रहते हैं ना, लेकिन आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाने का एक डिफरेंट समझाने का स्टाइल होना चाहिए, यानी लोगों के सामने आप उसको बिल्कुल भी फोर्स ना करें। यानी जब आपको पता चल गया कि आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, तो आपने उसको लोगों के सामने फोर्स नहीं करना, यानी बार बार नहीं कहना कि बोलो बेटे कोई बात नहीं, बोलो, बोलते क्यों नहीं हो तुम, बोलते क्यों नहीं हो।
अक्सर ऐसे ही होता है ना, वालिदैन मेरे कहते थप्पड़ लगा हैं दो। अच्छा फिर हाँ मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी कर देते हैं सही गुस्से बात में है। आके। अच्छा फिर आपको क्या ज़रूरत है कि खामखा बच्चे को प्रेजेंट करना है, बाज़ पेरेंट्स जो हैं चलो पोइम सुनाओ, चलो टेबल सुनाओ, दे दे। चलो मतलब कुछ भी जो है वो मतलब ये डांस जाहिर करके करना कि दिखाओ। हमने अपने बच्चे को बहुत अच्छा सिखाया हुआ है और ये बड़ा लर्नर्ड है। अच्छा ये बच्चे नहीं वहाँ पे कर पाएंगे, आप जब उनको ऐसी सेटिंग्स में ज़बरदस्ती फॉल करेंगे तो वो बजाय बेहतर होने के वो और उनकी जो है कंडीशन जो है वो ख़राब कुछ बच्चे तो ये पसंद भी नहीं करते कि उनकी बात उनके पेरेंट्स किसी और के सामने उनका जिक्र करें। वो इस बात को नापसंद करते नापसंद भी हैं कि करते आप मेरा जिक्र नहीं करो, मतलब नो डोंट टॉक अबाउट मी। बिल्कुल। अच्छा ये वही बात है कि देखिए हर बच्चा जो है ना वो इंडिविजुअल उसके डिफरेंसेस के साथ होता है, उसकी ख्वाहिशात डिफरेंट होती हैं, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिफरेंट हो सकती हैं। तो वालिदैन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने बच्चों को पहचानें, समझें। हर बच्चा, अच्छा इवन कि अगर आपके 3 या 4 बच्चे हैं तो वो भी एक जैसे नहीं हैं, वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो सब आपने बहन-भाई इस चीज़ पे, बिल्कुल सब बहन भाई जो है मुख्तलिफ होते हैं, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक बच्चा अगर बहुत अच्छी जाके मतलब तकरीर भी कर लेता है स्कूल में और वो बातचीत भी कर तो लेता है, दूसरा भी ऐसे स्पोर्ट्स में होगा। भी है तो दूसरा भी वैसे ही होगा। आप उससे एक्सपेक्टेशंस वो रखें और अगर वो नहीं कर पा रहा तो आप उसको ब्लेम कर रहे हैं, आप उसको डांट डपट रहे हैं, तो आपने ऐसे नहीं करना। आपने बच्चे की चॉइस, बच्चे की साइकोलॉजी उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं ये समझ चुकी हूँ कि मुख्तलिफ तरीके से आपके बच्चों को आप देख सकते हैं, परख सकते हैं कि इसमें कौन सा टैलेंट है और इसमें कौन सा टैलेंट है। अगर एक आपको कामयाब नज़र आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा जो है वो नाकाम है, हो सकता है वो किसी और चीज़ में बहुत कामयाब हो। हम अपने प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि बच्चों की ऐसी वो वाली चीज़ें सामने लेके आएँ, ऐसी वो वाली बीमारियाँ सामने लेके आएँ, हैबिट सामने लेके आएँ जो अमूमन पेरेंट्स उस बारे में नहीं इल्म रखते या उस बारे में नहीं जानते, समझ नहीं पाते। तो हम समझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्द अज जल्द स्पेशलिस्ट के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और उन मामलात को बेटर कर सकें। डॉक्टर फाफ साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आपने सुनो Thank you पाकिस्तान very को वक्त दिया और बड़ी फ्रूटफुल हमेशा की तरह इन्फॉर्मेशन आप शेयर करती हैं जी, और आई एम श्योर के पेरेंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है ये हमारा सेगमेंट।